हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 5। एंड इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ज्योग्राफी में, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके बाद आप बहुत ही ईजिली अपने आप को इस सेशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए गाइस, मॉड्यूल फर्स्ट में हमने जाना यूनिवर्स के बारे में। मॉड्यूल सेकंड में हमने डिस्कस किया यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं एंड स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है जी। मॉड्यूल थर्ड में मिल्की वे गैलेक्सी एंड मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार बोले तो सन, इसके बारे में हमने जाना। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ सन। मॉड्यूल फोर्थ में हमने डिस्कस किया प्लैनेट्स के बारे में। एंड मॉड्यूल फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे आज कुछ सैटेलाइट्स के बारे में, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के बारे में एंड साथ साथ क्यूपर बेल्ट के बारे में। अब देखिए, सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था। मॉड्यूल थर्ड से हमने सोलर सिस्टम को स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में स्पेस एजेंसीज हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा जितने भी मिशंस भेजे जाते हैं प्लैनेट्स को जानने के लिए, ठीक है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना आपसे, वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। और करंट अफेयर लाइक एस जो मिशन लॉन्च हुए हैं वही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हमें करंट अफेयर क्वेश्चंस में अपनी कमांड अच्छी करनी है तो साथ साथ हमें स्टैटिक की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मॉड्यूल फिफ्थ में हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने अभी तक डिस्कस किया था प्लैनेट्स के बारे में। अब हमारी जो प्लेनेट है अर्थ, उसकी एक ही सैटेलाइट है मून। अब क्या मून के पास अपनी लाइट होती है? नहीं होती। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। अब जिनके पास अपनी लाइट होती है उनको क्या कहते हैं हम? स्टार। अब सोलर सिस्टम का एक ही स्टार है सन, उसके पास अपनी क्या है? लाइट है, एनर्जी है। और सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके पास ऐसा अपनी कोई लाइट नहीं है, लेकिन कंसीडर तो वो सेलेस्टियल बॉडीज में ही होंगी। अब देखिए, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है तो रात को आपको मून चमकता हुआ कैसे दिखता है ना? तो एक बार ये भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए ये है सन और ये है अर्थ, ठीक है जी, और ये है आपका मून। अब देखिए, मून किसके चारों ओर घूमता है? अर्थ के। अर्थ किसके चारों ओर घूमती है? सन के। अभी के लिए मान लो कि सन क्या है? एक स्टेशनरी बॉडी है। हम यहाँ पे मूव करेंगे अर्थ और मून को, ठीक है। हालांकि सन भी घूमता है, मैंने आपको बताया था सन किसके अराउंड घूमता है। ठीक है, देखो, अब सन से लाइट गई यहाँ पर अर्थ पे, और सन की जो लाइट होती है ना वो रिफ्लेक्टेड नेचर की होती है। मतलब यहाँ पर पहुंची, टकरा कर वापस पहुंच गई। अब हमारी अर्थ क्या करती है? कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, तभी हमें सन की लाइट कंसिडर होती है, हम महसूस कर पाते हैं सन की लाइट को। अब ये जो सन की लाइट मून पर पड़ती है, मून के पास ऐसा अपना कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो ये ऑब्जर्व करता नहीं, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। जब ये रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे तो हमें विजिबल होता है मून। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आपने अपनी आइज़ को ओपन करा सुबह, ठीक है, तो आपको सामने चेयर दिखी, ठीक है, तो चेयर पर अगर आपने लाइट पड़ती हुई देखी तो आपके रेटिना ने कैच कर लिया कि हाँ ये चेयर है। ऐसे ही होता है ना कि हम लाइट को एक्चुअली में अगर किसी भी चीज़ के ऊपर डालते हैं तो वो हमें विजिबल होता है। इस तरह का ही फिनोमिना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सन की रेज हैं जो अर्थ पर पड़ती हैं वो तो अर्थ ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जो मून पर पड़ती है, मून पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ पर, और उससे हमें विजिबल होता है मून। अब आपने देखा होगा कि मून जो है वो हमें हमेशा से हाफ दिखता है, या फिर आपने बुक्स में पढ़ा होगा 59% ही मून आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो हम बहुत कुछ जानेंगे मून के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ये मून हमारा एक्चुअली में ऐसे दिखता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा चांद में दाग होते हैं, तो ये जो दाग होते हैं ये क्यों होते हैं, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इनिशियल पॉइंट से। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम मून की स्टडी करना चाहते हैं तो इसको क्या कहेंगे? सेलिनोलॉजी। ठीक है जी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? अब देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को आप ऐसे समझो, अब जो मून है ना, इसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड वो दोनों सेम होता है। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ का रोटेशन पीरियड क्या है? अप्रोक्स 24 आवर, और रेवोल्यूशन पीरियड क्या है? 365 डेज। अब ये भी अप्रोक्स है क्योंकि 4 साल के बाद 366 होता है, तो पॉइंट होता है कुछ, यहाँ पर 23 आवर समथिंग होता है। तो चलिए 24 आवर आप मान लीजिए, यहाँ पर 365 डेज मान लीजिए। तो रोटेशन और जो रेवोल्यूशन पीरियड है अर्थ का अलग अलग है। अब मून का रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड क्या है? सेम है। कितना है? 27 डेज 7 आवर्स।
अब देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, और ये है आपका मून। अब मून के चारों ओर क्या घूम रहा है, सॉरी अर्थ के चारों ओर क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है, ठीक है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। और अर्थ किसके चारों ओर घूम रहा है, सन के, ठीक है जी। अब ये वाला जो पॉइंट है मून का, ठीक है, जब ये अर्थ के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, लाइक एस, तो इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड सेम है। जैसे ये इस तरह से अपने एक्सिस पे घूम रहा है, लाइक एस अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो ये वाला पार्ट ही इसका मतलब अर्थ को फेस करेगा हमेशा से, ठीक है। डेट्स वाई क्या होता है, मून का जो हमारे को 59% ही जो एक तरह से कंप्लीट मून हमें विजिबल होता है, मतलब 59% मून ही हमें विजिबल होता है, ठीक है। और 41% जो इनविजिबल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डार्कनेस। और इसी को ही आप कंसीडर करते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये वो प्लेन एरिया है, वो डस्ट पार्टिकल का प्लेन एरिया है जो हमें विजिबल नहीं होता, या फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हो डार्कनेस। अब मून को हम फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है जी। डायामीटर होता है इसका 3475 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया 27 डेज 8 आवर लेता है रोटेट, और रेवोल्यूशन जो इसका पीरियड है वो दोनों सेम होता है, ठीक है जी। और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर नॉलेज याद रखना, 3.85 लाख किलोमीटर। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मून का माउंटेन क्या है, मतलब मून के पास अपना एक माउंटेन भी है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे थे, आई थिंक उसमें आया हुआ था, तो ध्यान रखना। लेबेंटनिस, ये मून का माउंटेन है। जैसे हमारी अर्थ के बहुत सारे माउंटेन्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। अब देखिए हमारा जो अर्थ है और जो मून है, इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस होता है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक मैं आपको समझाता हूँ कि मून और अर्थ के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 40600 किलोमीटर, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस को एक्चुअली में हम कहते क्या हैं, एपोजी। एंड साथ साथ जो अर्थ और मून के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, देखिए कई बुक्स में ये 36500 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कई बुक्स में 384 मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए अकॉर्डिंग टू एसएससी, अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी एग्जाम्स, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम में ज्योग्राफी पूछी जाती है वहाँ पर बेसिकली इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है 38400 किलोमीटर, और इसको कहते क्या हैं, पेरिजी। अच्छा वैसे क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जो ग्रेविटेशन है अर्थ का और मून का, वो उसमें कितना फ़र्क है, तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो 1/6 ऑफ अर्थ। मतलब मान के चलो अगर अर्थ पे किसी पर्सन का वेट 60 kg है, और मून पे कितना हो जाएगा उसका 10 kg, ठीक है। अब जो हेल्थी पर्सन होंगे वो कहेंगे चलो मून पर ही चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा वेट ज़्यादा है और हमें लोग मॉक करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो मून ही हमारे लिए ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आते नहीं है, जस्ट फॉर आपको नॉलेज होनी, मतलब पता होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया 59% जो टोटल सरफेस है मून का वो विजिबल होता है, उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ। क्योंकि ये वाला जो सरफेस है, ये एक तो रोटेशन इसका सेम है और रेवोल्यूशन सेम है, तो यही पार्ट अर्थ को हमेशा से फेस करता हुआ दिखेगा आपको। अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, सन के अराउंड भी रोटेट करता है, और ये जो मून का जो पार्ट है जो हमारा, वो वही आपको अर्थ के बिल्कुल सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कुछ मिशन भी लॉन्च करे गए थे। चंद्रयान 1 ये सक्सेसफुल रहा था, ठीक है, और इसको लॉन्च करा था 22 अक्टूबर 2008 में। इसका व्हीकल था PSLV 611। वैसे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा अभी। चंद्रयान 2 ये अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये एक जॉइंट प्रोग्राम था इंडिया और रशिया। देखो इंडिया ने रशिया की यहाँ पर बहुत ही कम मदद ली थी, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स कि इंडिया और कौन सी कंट्री ने मिलकर चंद्रयान 2 लॉन्च करा था, तो आप रशिया कंसीडर कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन ये आपका जो एक मिशन था ये इंडिया का ही था। मैक्सिमम यहाँ पर जो वर्क किया था वो इंडिया ने ही किया था, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा।
अब मून का एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और मून की जो लाइट है, अच्छा हमने लाइट डिस्कस करी थी कि जो लाइट पहुंची अर्थ पे, चलिए यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ। ये सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये मून है। जो सन की लाइट मून पर पड़ी और रिफ्लेक्ट हुई अर्थ पे, और तभी हमें जो ये मून का पार्ट विजिबल हुआ, इसको कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकेंड या 1.25 सेकेंड भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, अप्रोक्सीमेट फिगर आ जाता है समटाइम्स, ठीक है जी। साइज ऑफ मून अर्थ के कंपेरेटिवली कितना है, 1/4 साइज है इसका। और ग्रेविटेशन फोर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1/6 है, ठीक है। तो चलिए, अब सोलर इनक्लिप्स और लूनर इनक्लिप्स क्या है, ये मैंने आपको सन वाले पार्ट में भी टॉपिक में बताया था, जो सन का हमने कवर करा था थर्ड मॉड्यूल में। तो लेकिन यहाँ पर भी हम जान लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा फेज ऑफ मून, जो ऐसे समझो आप, चेंज इन मूनलाइट। फिर मैं आपको समझाता हूँ सोलर इनक्लिप्स और लूनर इनक्लिप्स क्या होता है। देखो, अब ये आपका सन है और यहाँ पर आप मान के चलो ये आपका मून है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा घूमते हुए, ठीक है। तो अब सन की जो लाइट पड़ी वो सारी की सारी यहाँ पर पड़ेगी मून के इस वाले पार्ट पे। अब ये वाला पार्ट क्या है, डार्क रहेगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या अब सन के ऊपर लाइट जाएगी अर्थ की, सॉरी सन की लाइट अर्थ पर जाएगी, क्योंकि मून तो यहाँ पर बीच में आ गया और मून पर लाइट पड़ी यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट तो विजिबल होगा नहीं, ये डार्क पार्ट हो जाएगा। और ये वाली रेस जो यहाँ पड़ी है, क्या ये एक तरह से पास हो जाएंगी इसके बीच में से और अर्थ पे हमारे को देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेंगी। अगर ये देखने को नहीं मिलेंगी अर्थ पे, और मैंने आपको बताया था कि मून हमें विजिबल कब होता है, जब रिफ्लेक्ट करती हैं सन की लाइट अर्थ पे, उस टाइम हमें विजिबल होता है मून, ठीक है। तो हमारे को मून विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है जी। तो मून नॉट विजिबल, हमें क्या देखने को मिलेगा, डार्केस्ट लाइट। रात को बहुत ही ज़्यादा अंधेरा देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। वो कब होता है, जब मून हमारा बीच में आ जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, अमावस्या, जब आप अगर हिंदू कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, इसको एक तरह से न्यू मून भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको न्यू मून कहते हैं और हिंदी में इसको, या फिर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली इसको अमावस्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना 14 दिन का एक टाइम पीरियड लेकर चलते हैं। अब एक तो ये हो गया जो हमने कंसेप्ट समझा, जहाँ पर मून हमें विजिबल ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आफ्टर 3-4 डेज जो मून है वो कहीं ना कहीं रोटेट करके, रेवोल्यूशन करके अपनी जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेगा, तो मान के चलो कि ये आपका सन है, अभी के लिए अर्थ को भूल जाओ, ये आपका सन है, ठीक है। यहाँ पर आपका मून पहुंच गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही पार्ट विजिबल होगा। समटाइम्स हमें ऐसे दिखता है ना मून, लाइक एस, तो ये इतना ही पार्ट जो हमारे को विजिबल होता है, ये 3 से 4 दिन के बाद होता है न्यू मून के, ठीक है। इसको कहते क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी में और आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो याद रखना, क्रेसेंट शेप। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 3-4 डेज आफ्टर न्यू मून आपको जो मून देखने को मिलता है, इसको हम किस शेप में कंसिडर करते हैं, क्रेसेंट शेप, ठीक है जी। उसके बाद 7 to 8 डेज जब आपका मून यहाँ पहुँच जाता है तो आपको इस तरह से विजिबल होता है, ये वाला पार्ट विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद फुल मून आपका आफ्टर 14 डेज लगता है, ठीक है। तभी कहा जाता है ना कि डार्क फोर्ट नाइट या फिर ब्राइट नाइट को फुल मून विजिबल होता है हमें, जब हमारा सन अर्थ बीच में आ जाती है और मून आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, अर्थ कितनी गुना ज़्यादा है मून से, 1/4 गुना ज़्यादा है ना। तो और मून यहाँ पर अर्थ के कंपैरेटिवली छोटा है। तो जो सन की रेस पड़ी, अब सन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम में सन का जो मास है वो ऑक्यूपाई करता है 99.8%, ठीक है। तो सन की रेस तो पड़ ही जाएंगी मून के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पर हमें मून 59% विजिबल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइट नाइट या फिर फुल मून। अब ये फुल मून का कंसेप्ट आगे भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा, जब ब्लू मून बताऊंगा, रेड मून बताऊंगा, तो इसको ध्यान रखना फुल मून को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए फुल मून को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। जब हमारा अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, उस टाइम हम कंसिडर करते हैं फुल मून, और ये हर फोर्थ नाइट को हमें विजिबल होता है, मतलब आफ्टर 14 डेज।
और इसको आप अमावस्या और मेरे माइंड से निकल गया, हिंदू कैलेंडर में इसको क्या कहते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पर जब सोलर इनक्लिप्स और लूनर इनक्लिप्स का क्या कंसेप्ट है, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगी तो हमारे को मून की लाइट विजिबल होगी, नो, मून इज अनेबल टू गेट सनलाइट। तो मून को हम पार्शली या फिर फुली ओवर शेडो के तौर पे देख पाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, लूनर इनक्लिप्स। और अगर मान के चलो मून हमारा सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, क्या जो हमारी अर्थ की जो अर्थ डजेंट गेट सनलाइट, ठीक है जी, तो हम इसको क्या कहेंगे, सोलर इनक्लिप्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिए। देखिए ये है हमारा सन और ये है आपका अर्थ। ठीक है, अब अर्थ की जो लाइट है वो एक तरह से यहाँ पर, ये मान के चलो ये मून है, यहाँ पर पड़ी। ठीक है, अब इसको कहते क्या है, अम्ब्रा। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, अम्ब्रा। और ये एक तरह का टोटल या फिर कंप्लीट इनक्लिप्स होता है। और यहां पर क्या होता है, इस सराउंडिंग में हमें लाइट विजिबल होती है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर आपको लाइट विजिबल देखने को मिलेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको पार्शली इनक्लिप्स कहते हैं, इसको कहते हैं पेनुम्ब्रा। अच्छा, इनक्लिप्स का मतलब क्या होता है, डिसअपियर या फिर इनविजिबल। अब सोलर इनक्लिप्स पहले समझिए। देखिए सन और ये आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर बीच में जब मून आ जाता है और आपकी जो अर्थ पे जो सन रेज हमारी पड़ती हैं यहाँ पर, ये मून पर पड़ेंगी। ठीक है, तो मून यहाँ पर एक कंप्लीट शेडो सी ले लेगा। देखिए सन तो बहुत बड़ा है, अब मान के चलो मून का साइज इतना है और आपने मून का साइज यहाँ पर ऐसे इसके बीच में रख दिया। ठीक है, क्योंकि मून इतनी इतनी लाइट तो ऑब्जर्व कर लेगा सन की। ठीक है, अब इतनी लाइट जब ऑब्जर्व कर लेगा तो हमें सन का कितना पार्ट देखने को मिलेगा, सिर्फ आउटर पार्ट देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से ये हमें डायमंड रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। और मैंने आपको सन के जो सन वाला हमारा चैप्टर था थर्ड, उसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ हमें कोरोना वाला जो विजन है सन का वो देखने को मिलेगा और डायमंड रिंग की फॉर्म में हमें लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ये कब होगा, जब मून बीच में आ जाएगा। मतलब मून जितनी लाइट को ऑक्यूपाई कर पाएगा, मतलब जितनी लाइट को रोक पाएगा अर्थ पे आने से, उतना हमें दिखेगा ही नहीं सन। और जितना हमें दिखेगा उस पार्ट को हम क्या कंसिडर करते हैं, कोरोना। और ये कोरोना से ही बेसिकली क्या निकलती है, एक्सरेज। और तभी हमें कहा जाता है कि जब ग्रहण लगते हैं, सोलर ग्रहण लगता है, तब हमें डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। ठीक है जी, और ये मैक्सिमम कितने टाइम तक लगता है, मैक्सिमम 5 मिनट। अगर आपको क्वेश्चन आए कि वैसे चलिए मैं अभी बताता हूँ, पहले यहाँ पर हम लूनर इनक्लिप्स समझ लेते हैं। अब लूनर इनक्लिप्स की फॉर्म में क्या होता है, सन यहाँ पर मान के चलो ये सन है, ठीक है जी, अर्थ यहाँ पर आ जाएगी बीच में और मून आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थ की जो शेडो है वो कवर करेगी मून को। ठीक है, अब ये अर्थ की शेडो पूरा का पूरा मून कवर करेगी, इसको हम क्या कहेंगे, अब जब अर्थ की शेडो पूरे मून को कवर करेगी तो हमें एक तरह से क्या देखने को मिलेगा, फुल मून। और इसको हिंदू कैलेंडर में कहते हैं पूर्णिमा। जो हमने अभी फुल मून पढ़ा ना, इसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, या फिर ब्राइट नाइट पूर्णिमा। ये हर आपको 14 दिन के बाद देखने को मिलता है, लेकिन ये 14 दिन के बाद जो आपको पूर्णिमा देखने को मिलती है ये कंप्लीट नहीं होती, ये फुल मून नहीं होता। अब हालांकि कहा तो जाता है कि पूर्णिमा में पूरा का पूरा चांद हमें विजिबल होता है, नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, देखिए ये आपका यहाँ पर है सन, ये है आपकी अर्थ और ये है मून। अगर ये तीनों एक ही सीध में आ जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, सिजगी। अगर ये एक ही सीध में आ जाए, और इस केस में आपका लगता है इनक्लिप्स। लेकिन अब आपको जो 14 दिन के बाद देखने को मिलता है फुल मून, यहां पर जो मून होता है ये 5 डिग्री या तो ऊपर की ओर होगा, 5 डिग्री या नीचे की ओर होगा। ध्यान से समझिएगा, जो हर 14 दिन के बाद हमें फुल मून देखने को मिलता है वो फुल मून नहीं होता।
फुल मून, जब फुल मून हमें देखने को मिलेगा तो वो क्या लग जाएगा, एक तरह से इक्लिप्स लग जाएगा, मतलब एक तरह से उसको हम क्या कहेंगे, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं हर 14 दिन के बाद कि हमारा जो मून है वो हमें फुल देखने को मिलता है, तो वो फुल नहीं होता, वो या तो 5 डिग्री ऊपर की ओर होगा या 5 डिग्री नीचे की ओर होगा। ठीक है जी, विजिबिलिटी यहाँ पर 59% नहीं होगी, उससे कम ही होगी, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमें विजिबिलिटी कंप्लीट हो रही है जितनी एक्चुअली में हो पाती है। और कितनी हो पाती है, 59%। ठीक है, एक साल में कितने टाइम हमें देखने को मिलता है, अप्रोक्स 7 टाइम। ये रेशो है 5:2 की, या फिर 3:4 की, या फिर 4:3 की। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो एक्लिप्स होता है या फिर सोलर और जो हमारा लूनर इक्लिप्स होता है, ये एक तरह का क्या है, डिसअपियर कर देता है एक की लाइट को। ठीक है, और अगर तीनों एक लाइन में आ जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, सिजगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, और अगर हमारा अमावस्या या फिर न्यू मून के समय में क्या होगा कि हमारी जो सन की रेज हैं उसको मून कैप्चर कर लेगा। और या फिर आप ऐसे समझो, आपके घर में टॉर्च हो गई, आप उस टॉर्च के अंदर एक बॉल को रख देना, और आप देखना साइड्स में जो ये रोशनी निकलेगी ना, सेम आपको कंसीडर होती है सोलर इक्लिप्स के फॉर्म में। ठीक है, ये जो साइड में रोशनी निकलेगी। ठीक है, आप हाथ रखते हो तो हाथ जब आप रखते हो तो आपके चारों ओर सिर्फ लाइट होती है, सिर्फ इस वाले पोर्शन में लाइट होती है, और इसी पोर्शन वाली लाइट को हम क्या कहते हैं, सोलर इनक्लिप्स। मतलब मून इतनी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब रोक लेता है सन की लाइट को, जब बिल्कुल बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, तो तब क्या लगता है, सोलर इनक्लिप्स। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब ब्लू मून और रेड मून क्या होता है यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं सुपर मून। अब सुपर मून आपको इस तरह से विजिबल होता है। अब सुपर मून के कंसेप्ट में क्या है कि एक एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 8400 किलोमीटर। ठीक है जी, और मून क्या है, रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड में एक इलिप्टिकल पाथ में। अच्छा, इलिप्टिकल पाथ में जब मूव करता है ना कोई भी चीज़, तो उसमें सेम डिस्टेंस नहीं होता। तभी मैंने आपको बताया ना, मिनिमम कितना रहता है, मैक्सिमम कितना रहता है। ऐसे ही हमने अर्थ के केस में पढ़ा था जब हमने अर्थ और सन को पढ़ा था। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का जो कंसेप्ट है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा एलिप्टिकल पाथ में। अगर प्रॉपर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते तो डिस्टेंस सेम ही होता। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग इट्स रोटेशन इट समटाइम्स कम नियर टू द अर्थ। ऑब्वियसली कई बार बिल्कुल पास आ जाएगा। जब पास आएगा तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक्चुअली में कितना पास आएगा, 38400 किलोमीटर। और जब दूर होगा तो यहाँ पर हमें कितना देखने को मिलेगा, 40600 किलोमीटर। और इसको हम क्या कहते हैं, एपोजी, और इसको हम क्या कहते हैं, पेरेजी। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखा व्हेन द मून इज एट मिनिमम डिस्टेंस टू द अर्थ रेफर टू ए सुपर मून। जितना मिनिमम होगा, आप एक चीज़ समझिए, आप आपका फ्रेंड आपके बिल्कुल क्लोज आ रहा है। ठीक है, मान के चलो आपका फ्रेंड यहाँ पर है और आप यहाँ खड़े हो। ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल, यहाँ से आपका फ्रेंड चला है और जैसे जैसे ये पास आता रहेगा आपको इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर यही तो कंसेप्ट है कि मून जितना मिनिमम डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा अर्थ में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर मून। मतलब वो हमें ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा और ज़्यादा विजिबिलिटी होगी। और विजिबिलिटी कितनी होती है मून की, मैक्सिमम 59%। ठीक है जी, एंड इट आल्सो रेफर्ड एज पेरेजी। मैंने आपको क्या बोला कि पास होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पेरेजी। ठीक है, इन द केस ऑफ मून अपीयर्स 40% लार्जर। कितना लार्जर देखने को मिलेगा, 14% हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ब्राइटेस्ट कितना देखने को मिलेगा, यहाँ 40 कर लेना, 30 की जगह क्या कर लेना, 40। ठीक है, 40% हमें ब्राइटर देखने को मिलेगा। एंड दिस पोजीशन वाज नोटिस्ड ऑन 6 मई 2012। उसके बाद 27 सितंबर 2015 में भी हमें सुपर मून देखने को मिला। ठीक है जी, और लास्ट सुपर मून लूनर इक्लिप्स अकर इन 1982, और नेक्स्ट हमारे को लगभग 2033 से पहले तो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है जी, जो कंप्लीट इक्लिप्स है, मैंने आपको समझाया ना, या तो 5 डिग्री ऊपर होता है या 5 डिग्री नीचे होता है। ये कंसेप्ट को समझना और अच्छे से याद रखना, समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ब्लू मून का कंसेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ब्लू मून कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक पिक्चर है। इसको आप ऐसे मत समझना कि आपको मून जो है वो ब्लू देखने को मिलता है। बहुत हल्का हल्का आपको देखने को मिलेगा, बट इसका कलर ब्लू नहीं होता। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो आप, ब्लू मून आपको कब देखने को मिलता है,
जब हमारे को, मैंने अभी आपको बताया ना, फोर्ट नाइट होता है, हर 14 दिन के बाद हमें फुल मून देखने को मिलता है। जब 1 मंथ में हमें 2 फुल मून देखने को मिलते हैं, इफ 2 फुल मून कंडीशन डेवलप्ड इन 1 मंथ, इसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, ब्लू मून। ठीक है जी। 2 पूर्णिमा अगर हमें एक ही महीने में देखने को मिलेंगी, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लू मून कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन केस ऑफ occurrence ऑफ 2 फुल मून्स इन ए कैलेंडर मंथ, द सेकंड मून इज रेफर्ड टू एज अ ब्लू मून। और टर्म ब्लू इज नॉट अ ओमिंग टू इट्स कलर, मैंने जैसे कि आपको बताया, कलर से कोई ऐसा इसका मतलब नहीं है, बट जस्ट हम इसको कंसिडर करते हैं। बट pertaining टू अ गैप बिटवीन द 2 फुल मून्स विच इज लेस देन 31 days। दिस कंडीशन अकर्स आफ्टर एवरी 2 और 3 ईयर। ठीक है, हर 2 से 3 साल के बाद हमें देखने को मिलती है, जैसे कि 2012 में हमें देखने को मिला था, उसके बाद 15 में हमें देखने को मिला था, 18 में देखने को मिला था, 20 में देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पर प्रिडिक्शन नहीं, मतलब देखने को ही मिला था। ठीक है, उसके बाद ब्लू मून ईयर्स रेफर टू अक्रेंस ऑफ अ ब्लू मून फिनोमिना इन 2 और मोर मंथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है जी, इसको हमने ब्लू मून ईयर भी कंसीडर करा था 2018 को। समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ब्लू मून ईयर हमारा कौन सा ईयर था, तो ऑप्शन में आपके होंगे 2018, 19, 20, 21, तो आपने ध्यान रखना है 2018। चलिए, उसके बाद देखिए ब्लड मून। अब ब्लड मून में ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रेड मून देखने को मिलेगा, जस्ट एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली समझिए। जहाँ पर ब्लू मून क्या है कि आपको एक ही मंथ में 2 बार फुल मून देखने को मिलेगा, प्लस सुपर मून। ब्लू मून प्लस सुपर मून, इसको हम क्या कहते हैं, रेड मून। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है जी। अब देखिए, दिस टर्म्स कम फ्रॉम द रेडिश ग्लो ऑफ द फुल मून विच टेक प्लेस व्हेन द मून पासिस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ब्लॉकिंग द सनलाइट्स। जब सनलाइट्स को ब्लॉक कर देगा बिल्कुल, तो आपको रेडिश फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कंसिडरेबल है। द मून इज नॉट टर्न डार्क बट अपीयर रेड। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्लिप्स। मैंने आपको बताया ना, सुपर मून के कंसेप्ट क्या था कि जब वो सन की लाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, रोक लेता है, ऑब्जर्व कहना सही नहीं होगा, रोक लेता है। ठीक है, टोटल लूनर इंक्लिप्स आर वेरी रेयर। ठीक है जी। पहला जो ब्लड मून था वो हमें कब देखने को मिला था, 14 से 15 अप्रैल 2015। सेकंड 8 अक्टूबर 2014। ठीक है जी। फोर्थ एंड फाइनल हमें देखने को मिला था 28 सितंबर 2015। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम कुछ यहाँ पर देखते हैं, हमारे जो इसरो के द्वारा कुछ मिशन लॉन्च करे गए थे मून के बारे में जानने के लिए। तो चंद्रयान फर्स्ट जो था, ये कब लॉन्च करा गया था, 22 अक्टूबर 2008। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब व्हीकल भी आपको पता होना चाहिए, बाय पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV XL रॉकेट सीरियल नंबर 611। ठीक है, इसरो के राइट नाउ चेयरमैन कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इनका आई थिंक आज या फिर कल बर्थडे भी था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इसरो के चेयरमैन कौन है। और अंडर द प्रोजेक्ट अनमैन्ड स्पेस व्हीकल मून इम्पैक्ट प्रोब लैंडेड ऑन मून सरफेस। ठीक है, चंद्रयान 1 में हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। एक्चुअली में हमने एक यहाँ पर जो मून का सरफेस है, इसको जानने के लिए एक चंद्रयान लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान मिशन भेजा मून पर। अब एक्चुअली में जब ये वहाँ पर पहुँचा, तो इसका प्रोब क्रैश कर गया। जैसे ये लैंड करा, आपने मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की, वहाँ पर लास्ट में दिखाया, हालांकि बॉलीवुड में थोड़ा सा मसाला डाल दिया जाता है, लेकिन स्टोरी वही है। ठीक है, चंद्रयान मून इम्पैक्ट प्रोब ये क्रैश कर गया था जैसे ही लैंड करता है मून सरफेस में, तो कॉन्टैक्ट टूट गया। आफ्टर सम टाइम्स हमें जब कॉन्टैक्ट दोबारा से बना, तो चंद्रयान फर्स्ट ने सक्सेसफुली हमें डाटा भेजा। क्या डाटा भेजा कि मून पर पानी की जो एविडेंस है वो मिले हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको पॉइंट्स देखने को मिले हैं, आपने देखी भी होगी मूवी में, नहीं तो आप गूगल कर लेना। ठीक है, तो कंफर्मेशन हो गया हमें कि यहाँ पर मून पर पानी है। और कंफर्मेशन के लिए हमने नासा का जो M3 मून मिनरोलॉजी मैपर है, इसके थ्रू भी हमने जो पिक्स हैं वो देखने को मिली। चंद्रयान फर्स्ट इज अ फर्स्ट सैटेलाइट हैविंग हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग फैसिलिटी कैपेबल ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट अबाउट 16 फीट इन अ डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे थे, लाइक एज एक्सरे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एंड मून मिनरोलॉजी मैपर। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो जो हमारी मून का सरफेस है,
उसमें उसकी जो सॉइल है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी। ठीक है, उसकी वहाँ पर हीट क्या है, वेदर क्या है, किस तरह से होता है, मिनरल क्या है, आइस, सॉइल, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। अब चंद्रयान 1 ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब किया। ठीक है, और इसने ये भी पता लगाया कि मून के सरफेस में हमें आइस के होने के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है जी, और वोल्केनिक ट्यूब भी यहाँ पर देखने को मिली है, और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर है -200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रयान 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए हमारी इंडिया के जो इसरो है, इन्होंने एक यहाँ पर नेटवर्क सेंटर खोला था हमारे इंडिया में। वो नेटवर्क सेंटर कहाँ पे खोला था, तो याद रखना, ब्यालालू। ये 40 किलोमीटर अवे है बेंगलुरु से, और इसको कहा जाता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर। ये किस लिए खोला गया था, चंद्रयान 1 को ट्रैक करने के लिए और साथ साथ मंगलयान को ट्रैक करने के लिए। मंगलयान क्या है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अब चंद्रयान 2 जो है, ये अभी रिसेंटली ही 22 जुलाई 2019 को लॉन्च करा गया था। ठीक है, क्योंकि चंद्रयान 1 में हमें काफ़ी अच्छे से सक्सेस मिली थी। अब देखिए, चंद्रयान 2 था, ये बेसिकली इसमें बहुत कुछ हमने फिट किया था, और ये हमने उतारना कहाँ था ये आपको पता होना चाहिए। जो मून का साउथ पोल है, इसको यहाँ पे उतारना था। ठीक है, एक्चुअली में देखिए, साउथ पोलर रीजन में ये चंद्रयान 2 आपको उतरता हुआ दिखता अगर ये सक्सेसफुल होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले इसका कॉन्टैक्ट टूट गया। अब कॉन्टैक्ट टूटा कैसे, यहाँ पर देखिए, जो हमारा, ऐसे समझो, चलो इसको शॉर्टकट में समझो आप, कि हमारा जो चंद्रयान 2 था, ये कुछ समय पहले ही जो मून का सरफेस है यहाँ पर जाकर क्रैश कर गया। ठीक है, और हमने बहुत सारे जो इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए थे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, या फिर आप ऐसे समझो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पर लॉस्ट हो गए। लाइक जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था लैंडर को, लैंडर मॉड्यूल का हमने नाम रखा था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई आपको पता ही है, इन्होंने काफ़ी अपना अहम भूमिका निभाई है इसरो को स्टैंड करने, मतलब इसरो को खड़ा करने में। ठीक है जी, और इसका जो वेट था 1471 kg इसका वेट था, और इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे जो मून की काफ़ी अच्छे से स्टडी कर पाते, एटमॉस्फेयर, सिस्मिक एक्टिविटी जो लूनर सरफेस में हमें देखने को मिलती है, और रोवर ये 6 व्हील लगे हुए थे। एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पावर्ड था, मतलब यहाँ पर हमें पता लगता है इसके थ्रू, रोवर्स के थ्रू। इसमें एक सोलर पावर व्हीकल भी लगा हुआ था जिसका नाम था प्रज्ञान। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लूनर सरफेस जो है उसके बारे में जानकारी ग्रैब करना। और इसको लॉन्च किसके द्वारा करा गया था, कौन से व्हीकल के द्वारा करा गया था, तो आपको पता होना चाहिए, GSLV MK थर्ड इन अर्थ पार्किंग ऑर्बिट EPO। ठीक है जी, और ये मेनली मून के ओरिजिन और के बारे में हमें मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिलता अगर ये सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया जाता, मतलब हो जाता। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट टूट गया इसके साथ। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी पहुंचे थे बेंगलुरु के सेंटर में। उन्होंने भी वोल नाइट देखा कि कहीं ना कहीं कांटेक्ट बन पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले ऐसा कहा जाता है 3 से 4 किलोमीटर पहले ही जो कांटेक्ट था वो टूट गया था। ठीक है, तो जो व्हील्ड रोवर है, अगर ये अच्छे से लूनर सरफेस के ऊपर लैंड कर जाता तो हमें कम्प्लीटली एनालिसिस लग जाता जितने भी एलिमेंट्स जो हमारे मून के सरफेस पे पाए जाते हैं, लाइक जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। अब मेट्रॉइड्स क्या होती हैं। मेट्रॉइड्स अ स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम अ कॉमेट और एस्ट्रॉयड ऑर्बिटिंग द सन। देखो, एक होते हैं मिट्योर्स, यहाँ पर देखो मिट्योर्स का जो रिलेशन होता है वो अर्थ के साथ होता है। ठीक है जी, और कॉमेट्स का रिलेशन होता है वो सन के साथ होता है। ठीक है, अभी हम कॉमेट्स भी पढ़ेंगे। अब देखिए, मेट्रॉइड्स क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या तो ये कॉमेट से हो सकते हैं या एस्ट्रॉयड से होते हैं, ये ऑर्बिट में घूमते हैं सन के। ठीक है, और मेट्योर को आप इस तरह से समझो, ये पार्ट्स ऑफ एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मार्स के बाद और जुपिटर से पहले। ये 40,000 के आसपास एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं, लाइक जैसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये है आपका सन, ये है मरकरी, ये है आपका वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है जी, अब ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट, और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट पे आपको 40,000 के आसपास एस्ट्रॉयड्स घूमते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं
इन्हीं की वजह से हम कंसिडर करते हैं कि इनके जो इनर हैं इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, इनके जो आउटर हैं इनको हम आउटर प्लैनेट्स या फिर जॉवियन प्लैनेट्स कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। अब जो मिट्योर्स हैं, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि ये अर्थ के बहुत ही दूर हैं। अब क्या होता क्या है, जब ये अर्थ की ग्रेविटी को रीच कर जाते हैं, मतलब ग्रेविटी को के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, अर्थ इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट सेशन में सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सभी प्लैनेट्स का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तभी तो सभी के सभी प्लैनेट्स एक फिक्स्ड ऑप्टिकल पाथ में घूम पाते हैं। जैसे सन अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से सभी प्लैनेट्स को खींचने की कोशिश करता है, ऐसे ही सभी प्लैनेट्स अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं सन को, और इसी वजह से हमें एक फिक्स्ड ऑप्टिकल पाथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो मिट्रॉइड्स हैं, जब ये अर्थ की ग्रेविटी पर रीच करते हैं तो अर्थ क्या करता है, इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हैवी फ्रिक्शन देखने को मिलता है, और इसी वजह से होता क्या है, ये अपनी टेंडेंसी को लूज़ कर देता है। मतलब जो मेटियोर्स हैं ये अर्थ की ग्रेविटी की ओर मतलब अर्थ की ओर खींचा चला आता है। ठीक है, और जब ये मान लो अर्थ की ग्रेविटी से अर्थ की ओर खींचा चला आया तो ये एक तरह से बर्न होना शुरू हो जाता है, और इसको हम बर्निंग स्टार या फिर शूटर स्टार भी कहते हैं। हालांकि स्टार अलग चीज़ है, लेकिन पॉइंट को समझिए या ऐसे समझिए। ये देखिए, ये एक तरह का क्या है आपका मेटियोर्स, ये आपका एक तरह से शूटर स्टार या फायरबॉल। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। फायरबॉल वैसे अलग है, इसको मेटियोर्स को ऐसे समझो कि ये आपको देखने को मिलेगा इस फॉर्म में। अब अगर ये हमारी धरती पर गिरा तो हम इसको क्या कहते हैं, मेटराइट्स। वैसे ये मेनली हमारा सोलर सॉरी जो पोल होते हैं वहाँ पर जाकर गिरते हैं, जितने भी मेट्योर्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो किसी कंट्री के ऊपर या कहीं पर भी जाकर गिरे तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, लेकिन ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, पोल के ऊपर ही गिरते हैं सारे के सारे। ठीक है, और उसके बाद आपके चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मेट्रॉइड को। मेट्रॉइड डेट सर्वाइव इट्स पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर लैंड्स अपॉन द अर्थ सरफेस, जैसे कि मैंने आपको बताया उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रॉइड। फायरबॉल क्या होता है, वेरी ब्राइट मेट्योर्स, मतलब जैसे आग लग जाती है। ठीक है, इसके पीछे इसको हम क्या कहते हैं, फायरबॉल। और बोलाइड क्या होता है, बोलाइड इज एक्सट्रीमली ब्राइट मेट्योर स्पेशली वन डेट एक्सप्लोडेड इन द एटमोसफेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एस्ट्रॉइड्स हैं इरेगुलर शेप के, अगर रेगुलर शेप के होते तो यही प्लेनेट हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन प्लेनेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तभी हम प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, डेट्स वाई हमने 2006 में जो प्लूटो है उसको कंसीडर करना छोड़ दिया था कि वो एक प्लेनेट है। ठीक है जी, तो कॉमेट्स आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। देखो, ये आइस जेंट है, मतलब आइस की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, और जो मिट्योर्स हैं ये आपको फायर की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस इतना सा ही फ़र्क है। और ये किसकी ग्रेविटी में जाकर, मतलब किसी ग्रेविटी से अट्रैक्ट होते हैं, सन की ग्रेविटी से, या फिर आप ऐसे करो, इसके रिलेशन होते हैं सन के साथ और मिट्योर्स के रिलेशन होते हैं अर्थ के साथ। ठीक है, चलिए एक बार कॉमेट्स देख लेते हैं। अब जो कॉमेट्स हैं ये एक तरह के सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि गैस, डस्ट एंड रॉक से मिलकर बने हुए हैं, और ये काफ़ी दूर होते हैं सन से, धीरे धीरे सन की ओर जब खींचे चले आते हैं और सन की ग्रेविटी पर रीच करते हैं, मतलब एंटर करते हैं, आप ऐसे ऐसे समझ लो, तो सन इनको बहुत ही हैवी वेलोसिटी के साथ अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जब हैवी वेलोसिटी के साथ अट्रैक्ट करता है तो सडनली ये ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट ग्लोइंग विद अ गैसियस टेल। आपको ये गैसियस टेल के थ्रू ये एक तरह से ग्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमेट्स। अच्छा, एक आपने सुना होगा हेलिकोमेट्स, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लास्ट टाइम हेलिकोमेट हमें कब देखने को मिला था। 76 ईयर का ये इसका टाइम पीरियड रहता है, और लास्ट टाइम ये अप्रोक्स 1986 में हमें देखने को मिला था, और 76 ईयर के बाद तो ये हो जाएगा आपका अराउंड 2062। ठीक है जी, तो अब 2000 मतलब 62 में हमें देखने को मिलेगा हेलिकोमेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कुछ को प्लेनर अरेंजमेंट है, ऑल प्लेनेट हैव देयर ऑर्बिट्स इन द सेम प्लेन एज द सन। अब देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखिए ये एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे इरेगुलर शेप में जो मटेरियल है, या फिर इरेगुलर शेप में आप ऐसे समझ लो कि काइंड ऑफ ये एक ऐसे हैं, इनको हम प्लैनेट्स भी कंसीडर कर सकते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन
जब तक इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और अभी के लिए हमें यूनिवर्स का कुछ ऐसा आइडिया भी नहीं है, ठीक है, मतलब इतना ऐसा हम जान नहीं पाए यूनिवर्स के बारे में। आपको जैसे कि चंद्रयान 2 में हम मून के बारे में जानना चाहते थे, मून का साउथ पोल भी हम अभी नहीं जान पाए हैं। क्या पता इन एस्ट्रॉइड्स में आने वाले टाइम में हमें कुछ प्लैनेट्स देखने को मिले, क्योंकि ये भी क्या है, एक फिक्स्ड ऑप्टिकल पाथ में ही घूम ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टीनीज बॉडी विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन एंड दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर माइनर प्लैनेट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेशली इनर सोलर सिस्टम में इनको हम देखने को मिलते हैं ये। और कुछ लार्ज एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको हम कहते हैं प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। इसमें से एक एस्ट्रॉइड है जिसको हम आज की डेट में ड्वार्फ भी कंसिडर करते हैं, जैसे प्लूटो को कंसिडर करते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑक्यूपाई द ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और ये सन से कितना दूर है, 2.3 से लेकर 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये जो है आपका सीरियस, ये एक तरह का क्या है, एस्ट्रॉइड है, और ये सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है। इसको हम प्रोटो प्लैनेट या फिर ड्वार्फ प्लैनेट भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद किर्कवुड क्या है, ये एक तरह से थिनर बेल्ट है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि या तो कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं या फिर यहाँ पर बहुत कम, या ऐसे समझ लो बहुत कम हमें एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलते हैं इस बेल्ट के अंदर, ठीक है, किर्कवुड गैप। और एक है अर्थ ग्रेजर। अब अभी हमने पढ़ा कि जो फायरबॉल है जो अर्थ की ओर आती है और हमें देखने को मिलती है। अब ये जो अर्थ ग्रेजर है, ये फायरबॉल बहुत ही ब्राइट होती है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन ये एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और बाद में अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर चल जाती है, मतलब एक बार एंटर करती है फिर लीव्स अगेन, और इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ ग्रेजर। उसके बाद जो ट्रोजन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रोजन को आप ऐसे समझिए, ट्रोजन ओरिजिनली रेफर्ड एज ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, मतलब ये जोवियन ट्रोजन्स हैं। ये आपको मेनली जुपिटर की वजह से देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स में कुछ जोवियन भी हैं और इन्हीं को हम ट्रोजन्स कहते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में बने हुए हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है जी। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट द जोवियन ट्रोजन्स आर अबाउट न्यूमरस द एस्ट्रॉइड्स ऑफ द एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब जोवियन क्या है, गैसियस फॉर्म में, 40,000 के आसपास बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो गैसियस फॉर्म में, उनको हम ट्रोजन कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। ये है आपकी क्वीपर बेल्ट और ये आपको देखने को मिलेगी नेपच्यून के बाद, ठीक है। ये है आपकी क्वीपर बेल्ट और ये है प्लूटो, ठीक है। यहाँ पर एक और ये कंसीडर होता है, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेपच्यून के बाद आपको देखने को मिलेगी। और क्वीपर जो बेल्ट है, इसमें मेन ऑब्जेक्ट हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्ट डेट ओरिजिनेट फ्रॉम ऑर्बिट इन क्वीपर बेल्ट like as Ares, Pluto, Sadina, Quaoar, Charon, Orcus, Verona, Hyxen, Chaos, हुआ, ठीक है। प्लूटो जो है ये एक तरह का ड्वार्फ प्लेनेट है, 2006 के बाद हम इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसको डिस्कवर्ड किसने किया था और कब किया था, 1930 में इसको डिस्कवर्ड करा था क्लाइड टॉमबॉग ने, ठीक है जी। और ये 9th प्लेनेट कंसीडर हुआ था, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सॉरी था। आजकल हम इसको कंसीडर नहीं करते, कब से कंसीडर नहीं करते, 2006 से। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, प्रेग्यू, चेक रिपब्लिक में। और यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट थे इस मीटिंग में, और इस मीटिंग में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ डेफिनेशन रखी प्लैनेट्स की, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से बताया, उसको वहाँ पर देखिएगा जरूर। प्रोक्स 2500 के आसपास साइंटिस्ट थे 75 कंट्रीज़ के, जिन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन रखी प्लैनेट की, ठीक है। और उस डेफिनेशन में कहीं पर भी जो प्लूटो है या फिर ड्वार्फ प्लैनेट है वो कंसिडर नहीं होते। उसके बाद एट दिस समिट प्रपोज कंसीडरिंग सेरेस को हमें प्लैनेट मान लेना चाहिए, मैंने भी आपको बताया ना सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। उसके बाद चैरोन, एरिस को हम 2003 UB313 या जेना भी कहते हैं, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ही नहीं मैच कर रही थी। उसके बाद अंडर द न्यू डेफिनेशन दिस 4 हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस बीन ड्वार्फ प्लैनेट, या फिर इनको प्लूटॉन्स भी कहते हैं। और न्यू ओरिजिन क्या है, अब देखो इसको ध्यान से समझिएगा, ये नासा के द्वारा लॉन्च करा गया था। ये बेसिकली किसकी स्टडी के लिए लॉन्च करा गया था, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, और इसकी जो सैटेलाइट्स हैं और क्वीपर बेल्ट के आसपास का जो एरिया है। अब न्यू ओरिजिन ने एक्सप्लोर किया ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो और क्वीपर बेल्ट बॉडीज़ को, यहाँ पर इसने देखा इट इज़ ए सेंडिंग डाटा एंड इमेज आफ्टर द एक्सप्लोरिंग प्लूटो। इसके पास 5 मून्स भी हैं,
निक्स, चेरोन, हाइड्रा, स्टैक्स एंड कैरबोरस। ये इसके 5 मून हैं। अब प्लूटो से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस सेशन में हमने 8 प्लैनेट्स ही पढ़े थे। अब वहाँ पर मैंने आपको प्लूटो क्यों नहीं बताया, क्योंकि प्लूटो आज की डेट में प्लैनेट कंसीडर नहीं आता। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने ड्वार्फ प्लैनेट हैं या फिर कितने प्लूटोन्स हैं, ये आपने नाम सारे के सारे याद रखने हैं। सेरस, चेरोन, एरिस और जेना, या फिर UB313। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।